Good morning, students. Today we are going to study the lesson The Generation Gap by Benjamin Maclean Spock. In this lesson or chapter, the writer Spock discusses the issue of generation gap. So now the question arises, what is generation gap? जनरेशन गैप क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो जनरेशन गैप है वो किसे कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पीढ़ी में और हमारे पूर्वजों की पीढ़ी में उन दोनों जनरेशन के बीच में जो गैप होता है उसे जनरेशन गैप बोलते हैं. जनरेशन गैप का अर्थ होता है कि हमारे विचारों में, हमारे इंटरेस्ट में और हमारे पूर्वजों के विचारों में, उनकी सोच में, उनकी इच्छाओं में, उनके इंटरेस्ट में एक अंतर पाया जाता है. ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ उन्हें पसंद है वो आज के समय हमें पसंद नहीं है, और जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो हमारी जो पीढ़ी है हमसे पहले वाली, वो पीढ़ी उन चीज़ों को पसंद नहीं करती. तो हमारी लाइकिंग में, हमारी डिसलाइकिंग में, हमारे इंटरेस्ट में, हमारे विचारों में एक अंतर पाया जाता है. तो इस अंतर को ही हम जनरेशन गैप कहते हैं. नाउ लेट अस begin the chapter. The writer says, rebelliousness against parents is a natural, inevitable aspect of adolescence. राइटर कहता है कि नौजवानों में, एडोलसेंस का मतलब होता है युवा अवस्था. नौजवान जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं, कहता है कि ये पाया जाता है कि उन नौजवानों में अपने पेरेंट्स के प्रति रिबेलियसनेस का मतलब होता है विद्रोह. अपने पेरेंट्स के प्रति विद्रोह युवा अवस्था का एक बड़ा ही स्वाभाविक और अवांछनीय पहलू है. यानी कि जो भी युवा हैं उनमें ये पाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स की जो बातें हैं उनको ना मानते हुए कुछ और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो रिबेल करते हैं उनके विचारों से. तो कहता है ये होना नौजवानों में बड़ा ही स्वाभाविक माना जाता है. इट असिस्ट दैम इन गिविंग अप द कंफर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, वर्किंग फॉर प्रोग्रेस. तो अब इससे होता क्या है, जब वो अपने पेरेंट्स के प्रति रिबेल करते हैं, रिबेलियसनेस की भावना दिखाते हैं, विद्रोह की भावना दिखाते हैं, तो कहते हैं ये जो भावना है ये उन्हें मदद करती है. इस चीज़ में मदद करती है कि जो हमारे घर की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, जो ऐशो आराम है, हम उनका परित्याग करते हैं. और क्या करते हैं, उनका परित्याग करके हम क्या अचीव करने की, क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, द रियल इंडिपेंडेंस, वास्तविक आज़ादी. वी वॉन्ट टू बी independent. We do not want to depend on our parents. We do not want to follow their choices, their ideas, their way of living. Rather, we want to establish our own thinking, our own ideas, our own way of life. In this way, we work towards the progress. The most basic problem for the young person, though he does not usually think of it in these terms, is to find his own identity, to find out what sort of person he really desires to be, and to get started being a person. राइटर कहता है द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन, जो नौजवान व्यक्ति है उसमें जो सबसे सामान्य जो समस्या पाई जाती है, जो बेसिक प्रॉब्लम पाई जाती है, वो क्या है. दो ही डज नॉट यूजुअली थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स, यद्यपि वो ऐसा नहीं सोचता है, तो वो प्रॉब्लम क्या है, इज टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी. वो समस्या क्या है, अपना खुद का अस्तित्व, अपनी खुद की पहचान को पाना, अपने आप को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना. कि द यंग पर्सन वांट्स to establish his own identity rather than depending on the identity of his parents, or rather than
being identified by the personality or identity of his parents. हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई ये कहे कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, तो हम किसी और के नाम से ना जाने जाएं. हम ये चाहते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से जानें. हम अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिजायर्स टू बी. और हमारे अंदर समस्या क्या है, ये पता लगाना, ये जान पाना कि हम किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं. एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन, और हम फिर उस तरह का ही व्यक्ति बन जाएं, बनना शुरू कर दें जैसा हमने सोचा है. ठीक है ना, हम जिस तरह का व्यक्ति बनना चाह रहे हैं हम वैसा ही व्यक्ति बन जाएं. This does not mean just the specific job he will take or the hobbies he will enjoy. तो हम कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसका अर्थ केवल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम किस तरह की स्पेसिफिक विशेष जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और किस तरह की हमारी हॉबीज़ है, जिन हॉबीज़ को हम एंजॉय करना चाहते हैं, जिनका आनंद उठाना चाहते हैं. डिपेंडेंस बनने से मतलब ये नहीं है कि अपनी खुद की जॉब, हम क्या जॉब करना चाहते हैं उसको अपनाना, वो डिसाइड करना, और ना ही इसका मतलब ये है कि जो हमारी हॉबीज़ हैं उनको हमें एंजॉय करना. इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप. इसका मतलब है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, अंततः उसका कैसा व्यक्तित्व बनेगा, वो चीज़ महत्वपूर्ण है. अपने व्यक्तित्व का विकास करना. हाउ ही विल बी थॉट ऑफ बाई हिज पेरेंट्स, फैमिली एंड हिमसेल्फ. इसका अर्थ है कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान कैसी बनेगी, वो कैसी उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा. और व्यक्तित्व बनने से हमारा अर्थ है हाउ ही विल बी थॉट ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स, कि उसके बारे में उसके मित्र क्या सोचेंगे कि वो कैसा इंसान है, उसके बारे में उसका परिवार क्या सोचेगा, और उसके बारे में वो खुद क्या सोचेगा. यानी कि उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या उसका खुद का परसेप्शन है, क्या उसके फ्रेंड्स का परसेप्शन है, और क्या उसकी फैमिली का परसेप्शन है. वो उसके बारे में कैसा सोचते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, इसकी कैसी पर्सनालिटी है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, कैसी पर्सनालिटी है. इट इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजंस. तो कहता है राइटर कि पर्सनैलिटी डेवलप करने का, अपनी आइडेंटिटी पहचान कर बनाने का मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये ना लिया जाए कि वो अपने खुद के डिसीजन ले पा रहा है, वो अपने डिसीजन कॉन्शियसली जागरूक होकर अपने डिसीजन ले पा रहा है. इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है. इट इज़ गेनिंग अ सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद अ जॉब टू डू. तो अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने का अर्थ, एक पर्सनैलिटी बनाने का अर्थ ये है कि इट इज़ गेनिंग अ सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन. जब हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जब हम अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, दैट मीन्स वी हैव एंडेड अप बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन. वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अब हम और दूसरों पे आश्रित नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन चुके हैं. हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी इच्छाओं को खुद परस्यू कर सकते हैं. विच अ जॉब टू डू. There are three principal elements that go to make up the identity an individual finally achieves. अब राइटर कहता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो हमारी पहचान जब बनती है, जब हम अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं, हम एक व्यक्तित्व का विकास करते हैं. देयर आर थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट गो टू मेक अप द आइडेंटिटी एन इंडिविजुअल फाइनली अचीव्स. तो किसी व्यक्ति का अंततः क्या व्यक्तित्व बनता है, उसकी क्या आइडेंटिटी बनती है, उसकी क्या पहचान बनती है. उस पहचान को बनने में थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, तीन मुख्य तत्व हैं जो कि हेल्प करते हैं, जिनके के कारण उनकी आइडेंटिटी का विकास होता है. तो अब ये तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कैरेक्टर
ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट इज द कैरेक्टर ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड। तो जो पहला एलिमेंट है जो उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने में, आइडेंटिटी पहचान को हासिल करने में जो उसकी मदद करता है, वो है उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र। वो चरित्र, जो चरित्र उसका वो अपने बचपन से बना रहा है, जो उसकी बाल्यावस्था है, जो उसका चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड से लेकर अब तक उसका कैसा चरित्र रहा है। तो जो उसका चरित्र है वो उसकी आइडेंटिटी का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। द कैरेक्टर प्लेज a very significant or pivotal role in establishing or making the identity of a person. A boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father and the little girl to be like her mother. कहता है एक लड़का है, बिगिनिंग एट द एज ऑफ 3, एक लड़का जिसके अभी मानो 3 ही साल उम्र है। कहता 3 साल की उम्र से ही, क्योंकि 3 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उसमें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, थोड़ा चीज़ों को सोचने समझने लगता है 3 साल की उम्र में बच्चा। तो कहता है उस वक्त से हैज बीन स्ट्राइविंग टू बी अ मैन जस्ट लाइक हिज फादर। तो एक लड़का क्या करता है, 3 साल की उम्र से ही अपने पिता का जैसा बनने की वो कोशिश करता है। ही ट्राइज टू बिकम like his father. Okay, the role model of a boy is his father. He wants to be like his father. He tries to adopt the habits of his father, and the little girl to be like her mother. And what the girl wants to be or to grow, she wants to be like her mother. एक जो लड़का है वो बचपन से ही उसकी एक कोशिश रहती है, वो निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि वो कैसा बने, उसके पिता के जैसा बने, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके फादर के जैसी हो। दूसरी ओर एक लड़की क्या चाहती है, एक लड़की ये चाहती है कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसके माँ जैसी हो। ठीक है, तो एक लड़का अपने फादर को एक रोल मॉडल की तरह देखता है और जो एक लड़की है वो अपनी माता को। सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उन दोनों को अपने पेरेंट्स के ढांचे में, मोल्ड्स का मतलब होता है ढांचा, कास्ट मीन्स ढलना, दोनों क्या करते हैं अपने पेरेंट्स का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। मीनिंग देयर वाई दे वांट टू बी लाइक देयर पेरेंट्स। अ बॉय लाइक हिज फादर एंड अ गर्ल लाइक हर मदर। दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द, अपने पेरेंट्स से ही बने हुए हैं। दे आर बोर्न ऑफ देयर पेरेंट्स, so they have hereditarily acquired something from their parents. But to become an effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents. Now बच्चे क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, और हम भी उन्हें शुरू से ही ये सिखाने के बजाय कि वो हम पे डिपेंड रहें, वी शुड ट्राई टू मेक देम इंडिपेंडेंट। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनने दें। क्या कई पेरेंट्स की क्या आदत होती है कि वो बच्चों को पूरा अपने ऊपर आश्रित कर लेते हैं, बच्चे उनके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट राइट इन माई ओपिनियन। वी शुड you know rear up or bring them up in such a way that they can develop their individuality. Okay, they need not depend on others as far as possible. So to become an effective individual adult, an individual must break off most of his dependence on his parents. तो अगर किसी को वास्तव में एक प्रभावशाली एडल्ट बनना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले जो काम करना होगा, वो काम क्या करना होगा कि उसे जो पेरेंट्स के ऊपर जो उसका आश्रित होना है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, जो पेरेंट्स पे वो निर्भर रहता है, उस निर्भरता को उसे त्यागना होगा।
नॉट जस्ट टू फ्री इनफ टू लीव होम। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ दे, ठीक है ना। पेरेंट्स पर अपने आप पेरेंट्स पे डिपेंड न होने का मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़ दे, बट टू डेवलप आइडियाज एंड एम्स ऑफ हिज ओन सो दैट ही कैन हेल्प टू सोल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही विल लिव। तो अगर उसे वास्तव में एक इफेक्टिव इंडिविजुअल बनना है तो उसके लिए उसे सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उसे करना होगा कि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना छोड़ दे, उसे इंडिपेंडेंट बनना होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना घर छोड़ दे, ठीक है, बट टू डेवलप आइडियाज एंड एम्स ऑफ हिज ऑन। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना छोड़ने का मतलब और इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति अपने खुद के विचार डेवलप करे और अपने खुद के एम सेट करे कि उसके क्या विचार हैं, ठीक है ना। लाइफ को वो कैसे देखता है, सोसाइटी उसके लिए क्या है, ठीक है ना। वो क्या सोचता है चीज़ों के बारे में, और जीवन में उसका क्या एम है। क्योंकि ये पेरेंट्स के अंदर भी ये एक टेंडेंसी देखी जाती है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने एम्स को अपने बच्चों पे थोप देते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू इंटरेस्ट और दे ट्राई टू इम्पोज देयर ओन डिजायर्स, एम्स एंड आइडियाज ऑन देयर चिल्ड्रन। दैट इज अ वेरी bad thing in modern scenario. Okay, we must refrain from this tendency because we are not identical. Each one has his own identity or personality. Each one has his own ideas, his own views, his own aims in life, and they should be let free to pursue them. ओके, तो हमें ये चाहिए और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ और जो एम्स हैं वो बच्चों के ऊपर ना थोपें, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट होने का अर्थ है, इंडिपेंडेंट होने का अर्थ भी यही है कि जो बच्चे हैं वो अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करें, उनके क्या विचार हैं उनको डेवलप करें और उनको फिर परस्यू करें, और उनका जीवन में क्या उद्देश्य है उस उद्देश्य की ओर फिर वो अग्रसर हों, उस उद्देश्य को पाने की और फिर वो अपना प्रयास करें, सो दैट ही कैन हेल्प टू सोल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही विल लिव। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की अलग समस्याएं हैं, और हमारे जो पूर्वज थे उस समय उनके समाज की समस्याएं अलग थी। हो सकता है कि वो समस्याएं अभी भी हों, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो समस्याएं पहले थी बट दे आर नो लॉन्गर द प्रॉब्लम टुडे। अब वो चीज़ समस्याएं नहीं रही हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है। तो हमें हमारे एम्स, हमारे क्या आइडियाज़ हैं, क्योंकि हमारे आइडियाज़ जो हैं, हमारे जो एम है वो हमारी एग्जिस्टिंग सोसाइटी से कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर होते हैं। हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं तो हम उनका कोई सॉल्यूशन निकालने का भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आता है, ठीक है। तो हमें अपने खुद के जो विचार हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, खुद के एम एस्टेब्लिश करने चाहिए, और फिर उन एम्स को मेटेरियलाइज करने के लिए, पूरा करने के लिए उस दिशा में हमें कदम बढ़ाना चाहिए, सो दैट ही कैन हेल्प टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही विल लिव। ताकि हमारे समाज में इस वक्त जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि हर एक समाज की, हर एक समय की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। His feeling of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas. कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक भावना होती है इम्पेशेंस की, वो अधीर हो जाता है और क्या करता है, अपने पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म करने लगता है कि नहीं आप ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो कहता है दिस इस तरह की जो भावना है आर वट पुट हिम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू आइडिया। जब हम किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो फिर सही क्या है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो फिर हमें
ये भी तो सोचना होगा ना कि अगर ये गलत है तो सही क्या है। तो जब हम सही के बारे में सोचेंगे तो हमारे नए विचार आएंगे हमारे अंदर, हमारे अंदर न्यू मेथड्स आएंगे विच में बेटर सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। और वो जो हमारे विचार होंगे कि अगर ये चीज़ गलत है, हमें ये गलत लग रही है, तो भी सही क्या है, ठीक है ना, जो सही ऑप्शन है हम वो सुझाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे, हम अपने नए आइडियाज़ देंगे, अपने नए विचार देंगे, और वो जो नए विचार हैं वो हमारी जो आज की समस्या है उनको बेहतर ढंग से सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। एंड इंसिडेंटली ऑल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन एज प्रिटी वेल स्ट्रक इन द मड। और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग क्या करती है, ये फीलिंग से फिर इस तरह की भावना इनकलकेट होती है कि वो उनके पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनकी जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो तो जैसे मानो किसी मड में, किसी कीचड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे दे आर स्टक इन सम काइंड ऑफ रबिश आइडियाज। How strong the rebelliousness in each individual is and what form it takes is the second element in determining his eventual identity। तो किसी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसके जो 3 प्रिंसिपल्स थे, उसमें से पहला प्रिंसिपल तो उसने क्या बताया कि उसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, और दूसरा जो वो प्रिंसिपल बता रहा है, जो दूसरा जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, वो क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो रिबेलियसनेस की भावना है, जो विद्रोह की भावना है, वो कितनी स्ट्रांग है। क्या कोई धीरे से किसी चीज़ का विरोध करता है और फिर मान लेता है, या फिर वो उस बात पे पूरा अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है। ठीक है, तो जो रिबेलियसनेस कितनी स्ट्रांग है ये चीज़, एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स इज द सेकंड एलिमेंट। और ये रिबेलियसनेस जो है ये कितनी स्ट्रांग है और फिर ये कौन सी फॉर्म लेगी, किस रूप में ये बदलेगी। ठीक है, इज द सेकंड एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी। अंततः जो उसकी पहचान होगी उसको निर्धारित करने का जो दूसरा एलिमेंट है कि उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, वो दूसरा एलिमेंट क्या है कि उसके अंदर रिबेलियसनेस की भावना कितनी स्ट्रांग है और वो भावना आगे जाके किस तरह का रूप लेगी। The third element is the nature of the times and the needs of the times। तो कहता है जो थर्ड एलिमेंट है, जो तीसरा जो तत्व है किसी की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में, या किसी की कैसी पहचान होगी, उसकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने का जो तीसरा जो एलिमेंट राइटर बताता है वो है द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स। कि जिस समय विशेष में आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस युग में आप जी रहे हैं उसका नेचर कैसा है, कैसे उसकी प्रकृति है, और उस समय की क्या आवश्यकताएं हैं, उस समय की क्या समस्याएं हैं, और उस समय की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, उस समय की नीड, उस समय की प्रकृति ये डिटरमाइन करती है कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह की बनेगी। दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। कहता है कि अलग अलग जो ऐतिहासिक युग रहे हैं उसमें जो यूथ रहा है उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ का उदय हुआ है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ रही हैं। यानी कि जैसा समय होगा उसी समय के अनुसार उस युग के जो युवाओं हैं उनके अंदर उस तरह की क्वालिटीज़ उत्पन्न होंगी। जैसे अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद नहीं था, ठीक है, तो सब लोग क्या करना चाह रहे थे, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, कि हम गुलाम थे। ठीक है, एंड वी वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, जो अंग्रेजी शासन है वो हमारे ऊपर था, हम अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहते थे। ठीक है ना, तो सबके अंदर एक जोश था, एक जुनून था किस चीज़ का, आज़ादी का। ठीक है ना, तो उसी आज़ादी के लिए फिर बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हुए हमारे देश में जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। जैसे हम जो हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, हम उनका जिक्र करें, जैसे हमारे गांधी जी थे, ठीक है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे भगत सिंह थे। ठीक है, ये इन सब में जिस तरह की पर्सनैलिटी का विकास हो पाया, जिस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर पाए, इस पर्सनैलिटी को डेवलप होने में जो तात्कालिक कारण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर भारत गुलाम नहीं होता, अगर हम आज़ाद होते, तो शायद जो हम आज ये गांधी नाम सुनते हैं, जो ये सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं हम, जो ये जो नेहरू जी का नाम सुनते हैं, ये जो हम
चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुनते हैं, ये हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम सुनते हैं, शायद ये नाम हम नहीं सुन पाते, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आज़ाद होते तो आज़ादी के लिए उनमें कोई ललक ही नहीं होती, ठीक है ना। दे वुड नॉट गेट इंस्पायर्ड, ठीक है ना, वो इंस्पायर ही नहीं हो पाते अगर उनके सामने वो परिस्थितियाँ नहीं होती। तो कोई हिस्टोरिकल पीरियड कैसा रहा है, वो हिस्टोरिकल पीरियड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि उस समय के जो यूथ हैं उनमें किस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। कहता है एज इरिक्सन एक्सप्लेन्स इन यंग मैन लूथर, जो यंग मैन लूथर बुक है उसमें इरिक्सन जो राइटर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं क्या, द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम, कि जो मार्टिन लूथर किंग है उसके समय में क्या था, जो चर्च है, चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, ठीक है। अगर किसी देश में करप्शन है, ठीक है ना, तो हम चाहेंगे कि हमें करप्शन से मुक्ति मिले। अगर किसी देश में करप्शन है ही नहीं तो हम करप्शन के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो कहता है कि उस वक्त क्या था, मार्टिन लूथर के समय में जो चर्च है, चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन था, ठीक है ना, भ्रष्टाचार था। द रियल नीड फॉर मेजर रिफॉर्म, इसलिए जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में रिफॉर्म की जरूरत थी वो फील्ड कौन सा था, करप्शन का, कि किसी तरह भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार को खत्म करना है किसी भी तरह। इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेसनेस, क्लैरिटी, इलोक्वेंस एंड प्रेजेंस ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस, तो क्योंकि उस समय करप्शन था चर्च में, मार्टिन लूथर किंग को ये करप्शन पसंद नहीं था, ठीक है, वो बड़े ही इम्पेशेंट थे इस चीज़ को लेके कि करप्शन नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, ठीक है ना। तो जब उन्हें गलत लगा ये नहीं है तो इसका मतलब उन्हें फिर आगे बढ़ के इसको ठीक करना चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए, इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। तो जब करप्शन में उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की तो अब उनके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ इनकलकेट हुई, फियरलेसनेस, निडरता आई उनमें, क्लैरिटी, स्पष्टता आई विचारों की, इलोक्वेंस, अपनी बात कहने का तरीका कि प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह सकें, वाक चपलता, एंड परसुरेंस, दृढ़ता, ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस, एक वीरता वाली दृढ़ता। इन अ लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक, कहता है ये जो लूथर था मार्टिन लूथर, ये एक क्लर्जी था, पादरी था। कहता है कि उस वक्त अगर करप्शन नहीं होता चर्च में, ठीक है ना, लेस क्रिटिकल एज होती, वैसी एज नहीं जैसे कि वो थी, इतना करप्शन नहीं होता जितना कि था, तो जो लूथर, जो मार्टिन लूथर है वो इतने फिर डिस्टिंग्विश्ड फिगर नहीं बन पाते। ही वुड हैव रिड्यूस्ड टू एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लरिक, एक बड़े ही साधारण से क्लर्जी बन के रह जाते, जो इतने महान जो क्लर्जी बने वो नहीं बन पाते अगर उस समय की वैसी परिस्थितियां नहीं होती। उसको महान किसने बनाया, उसके समय का जो करप्शन था, वो करप्शन ने उसको अफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, और उसने अंदर ये भावना आई कि मुझे इस करप्शन को ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो उनको ख़त्म करने के लिए उसके अंदर अलग अपने आप ही क्वालिटीज़ इनकलकेट हो गई। तो कहता है कि अगर वैसा समय नहीं होता तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ ये डेवलप हुई हैं वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती। मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्निकल इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। अब कहता है कि मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं हैं उनमें जो भी विकास हुआ है, जो भी टेक्निकल इन्वेंशंस हुए हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं तकनीकी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी वैज्ञानिक खोज हुई हैं, दे ऑल हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। तो उनके बारे में किसने सोचा, ये डिस्कवरीज किसने की, ये कहते हैं जितने भी डिस्कवरीज हैं ये यंग पीपल ने ही की है, आप जैसे नौजवान युवाओं ने ही की है, ठीक है ना। और कब, जब देवर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, जबकि वो जवानी की दहलीज पे थे, थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रजेंट, दे वर एबल टू एनविजन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर। ऐसा क्यों हुआ, कहता है क्योंकि जो पास्ट की जो अचीवमेंट्स थी उनसे वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर इम्पेशेंट, वो अधीर थे उनको लेकर, ठीक है ना। और वो क्या कर पा रहे थे, दे वर एबल टू एनविजन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर, और वो एक
भविष्य का स्वप्न देख पा रहे थे, एक भविष्य की कल्पना कर पा रहे थे कि हमें एक ऐसा भविष्य बनाना है, ठीक है ना। उनके अंदर इस तरह की सोच डेवलप थी, इसीलिए ही वो ये सब कर पाए, ठीक है। तो ये आपका लेसन था। होप यू enjoyed it.